नमस्कार, आप देख रही हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई एक बड़ी खबर के साथ। उस वक्त की बड़ी खबर है, उद्योगपति मुकेश अंबानी पहुंचे हैं बद्रीनाथ धाम, भगवान बद्र विशाल के किए दर्शन। बड़ी जानकारी है, मुकेश अंबानी ने विशेष पूजा अर्चना की है, भगवान हरि नारायण का भी आशीर्वाद लिया। बद्र विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे उद्योगपति अंबानी। मुकेश अंबानी ने विशेष पूजा अर्चना की और बद्र विशाल के दर्शन किए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुंवर भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। संजय, उद्योगपति मुकेश अंबानी बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, आखिरकार क्या कुछ उनके विशेष कार्यक्रम है? देखिए, मुकेश अंबानी जी प्रतिवर्ष जो है भगवान बद्री केदार के दर्शनों के लिए आते हैं और इस बार भी कपाट बंद होने से पहले उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। हालांकि उनका छोटा सा अल्प समय का एक कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में पहुंच करके जो बाहर जो श्रद्धालु थे, तीर्थयात्री थे, उनका भी अभिवादन स्वीकार किया। मंदिर पर गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने विशेष पूजा अर्चनाएं की, उसमें शामिल हुए और देश दुनिया सहित जो है पूरे देश की सुख समृद्धि के लिए उन्होंने मनौती वहाँ पे मांगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि बीकेटीसी के लिए उन्होंने कुछ बड़ी धनराशि जो है जो पूजा और जो अन्य प्रतिवर्ष जो अपनी इच्छा अनुसार वो वहाँ पे दान करते हैं, तो कुछ धनराशि, बड़ी धनराशि उन्होंने वहाँ पे भेंट भी की। हालांकि अभी इसकी पुष्टि जो है बीकेटीसी ने नहीं की है, लेकिन मुकेश अंबानी जी के आने के बाद बद्री केदार बीकेटीसी मंदिर समिति को भी काफी उम्मीदें लगी रहती हैं कि वो जो है हर बार जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ जो है मंदिर समिति के साथ साथ जो अन्य कार्मिकों के जो वेलफेयर के लिए कार्य होते हैं उनके लिए भी डोनेट करते हैं। तो कुल मिला के आज जो है दिन में जो वीआईपी दौरा रहा बद्रीपुरी का मुकेश अंबानी जी का, वो बिल्कुल सफल दौरा रहा और इस दौरान मंदिर समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित जो सीईओ मुख्य कार्यकारी है, उन्होंने मुकेश अंबानी का वहाँ पे तुलसी माला और भगवान के महाप्रसाद के साथ वहाँ पे स्वागत किया और उस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे की गई थी और उसके हालांकि श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई परेशानी न हो तो वो सीधे सिंह द्वार से बाहर भी नहीं आए, क्योंकि अक्सर जो वीआईपी होते हैं वो मंदिर परिसर से बाहर आके फोटोशूट वगैरह करते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी ने इन चीजों से परहेज किया। जिस मार्ग से वो दर्शनों के लिए गए उसी मार्ग से वो वापस निकल गए। जी ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। दून विश्वविद्यालय में आज भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्था संघ यानी कि IASSI के प्रतिष्ठित 24वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम नवीन ने शिरकत की और इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत के प्रमुख सामाजिक वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद को सुगम बनाएगा, जिसमें सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और आजीविका सुरक्षा पर खासतौर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें हिमालय क्षेत्र की अनूठी चुनौतियों पर विशेष जोर दिया जाएगा। 12 अक्टूबर को समापन सत्र को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेनावृत्त गुरमीत सिंह इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। And bold decisions. You all to keep applauding. आज अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति, उसके कल्याण के लिए प्रारंभ की गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज देश के करोड़ों लोगों को मिल रहा है। वहीं सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके निरंतर सहयोग से हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के साथ साथ सतत विकास की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, साथ ही पति और पत्नी दोनों को पेंशन देने का निर्णय लेना हो, सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान करना हो, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन करना हो, अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क प्रदान करना हो या फिर प्रदेश के दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ाना हो। हम अपने प्रत्येक निर्णय द्वारा
प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार ने वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी संकल्पता के साथ प्रतिबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि राज्य में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखते हुए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में हाल ही में हमारी सरकार ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन को सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तंभी एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमने गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, जन्म के समय लिंगानुपात, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास, वित्तीय समावेशन और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा क्रांति अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन और मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना होगा, क्योंकि पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य हमारा नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश में उस इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड पर्यावरणीय रूप से एक संवेदनशील राज्य है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने इस साल जो हमको एक बड़ी चुनौती आपदा के रूप में, जिसका हमने पिछले 2-3 महीने से लगातार जिसका सामना किया है और पूरे राज्य के अंदर उसके कारण से एक बड़ा नुकसान हुआ। धराली से 5 अगस्त से शुरू हुई ये आपदा पूरे राज्य के अंदर हर एक जनपद में बड़ी भीषण तबाही लेकर आई। हमारे राज्य में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन जैसी अनेक चुनौतियां हैं, जहां पर हमें बहुत प्रभावी तरीके से काम करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि एआई के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। हमें एआई संसाधनों को तेजी से अपनाकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि हमारी सरकार ने सामाजिक विकास के क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों को और सशक्त बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट, नेस्कॉम और बागवानी फाउंडेशन के साथ 3 महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं, जहां एक और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से राज्य में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में समग्र और सतत विकास को सशक्त किया जा रहा है। वहीं नेस्कॉम और बागवानी फाउंडेशन के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, पाइथन, जनरेटिव एआई, कौशल विकास एवं स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। हमारे इन सभी नवाचारों का ये प्रयास है कि उत्तराखंड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। मेरा मानना है प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य के प्रत्येक नागरिक को सामूहिक रूप से प्रयास भी करने होंगे, तभी हम एक जैसी सोच है, जैसे हमारे वक्ता उत्तराखंड के बारे में जो विचार रखते हैं, जो उनकी दूरदृष्टि है, विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का एक सपना हम साकार कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 3 दिवसीय अधिवेशन से जो प्राप्त विभिन्न विचार हमारे इस संकल्प को और साकार करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार सकारात्मक कदम उठाए हैं। अब सीएम धामी ने कहा कि सभी जिलों में उन स्थानों को चिन्हित किया जाएगा जहां अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है। उन जगहों पर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जहां जनता से सरकार के कार्यों का फीडबैक भी लिया जाएगा। वो जिस जनपद में ऐसे स्थान जहाँ पर पहले कार्यक्रम नहीं हुए हैं, पहले इस प्रकार का प्रवास नहीं हुआ है, उन स्थानों का चयन किया जा रहा है और उन स्थानों में रात्रि प्रवास भी करेंगे। सारी उस जनपद की जो जन समस्याएं हैं उनकी सुनवाई भी करेंगे और लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत करके फीडबैक भी लेंगे। उसके आधार पर सरकार ने जो निर्णय लेने हैं तो निर्णय लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में आर्मी इंटेलिजेंस कोतवाली रुड़की CIU और LIU की संयुक्त टीम ने एक फर्जी सैन्य कर्मी को गिरफ्तार किया है। टीम ने उसे MES गेट के पास से पकड़ा है, जो सेना की वर्दी पहनकर आर्मी एरिया में घूम रहा था। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सुरेंद्र कुमार निवासी झुंझुनू राजस्थान के रूप में हुई है। उसके पास से 18 डेबिट कार्ड, सेना की वर्दी, नेम प्लेट, फर्जी आर्मी कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर बरामद हुआ है। देखिए, आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट ने और हमारी एसओ जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने मिलकर एक काम किया। एक सूचना उनके पास थी जिसमें एक संदिग्ध के बारे में कुछ इनपुट थे कि कोई व्यक्ति आर्मी की ड्रेस में गलत आईडी के साथ कैंट एरिया में भी एंट्री कर रहा है और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसमें टीम बना के काम किया गया। तो एक शख्स जिसका नाम सुरेंद्र कुमार है, जो बेसिकली थाना स्टेट राजस्थान की झुंझुनू का रहने वाला है, पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर रह रहा है। उसके बाद काफ़ी ऐसी संदिग्ध चीज़ें मिली जो अपराध की श्रेणी में आती हैं। कई सारे ATM कार्ड हैं, कई एडमिट कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर भी उसके पास से रिकवर हुए हैं। तो कल थाना रुड़की में उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और उसको रिमांड पे किया गया। गदरपुर के 15 बटालियन इंडिया में NDRF ने अपना 6वां स्थान दिवस मनाया है। अब इस मौके पर कमांडेंट सुदेश कुमार दराल ने कहा है कि एक जवान की बीमारी के चलते मौत और एक के रेस्क्यू कार्य के दौरान शहीद होने से बेहद असाधारण से स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग लगातार उत्तराखंड के लोगों की सेवा में काम करते रहे हैं। 5 साल पहले उत्तराखंड में 15 बटालियन NDRF की स्थापना की गई थी, जिसके बाद से कर्मचारी अधिकारी उत्तराखंड में हमेशा आपदा के समय पर तैयार रहते हैं, उन लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। हम हैं आपदा मोचन बल, अटल कार्य क्षेत्र रहता है कि आप लोगों को जन तक पहुंचाने के लिए हमारे पत्रकार बंधुओं ने देखिए, जैसा आप लोगों को तो सर्वविदित है कि पिछले 6 साल से 15वीं वाहिनी NDRF जो है उत्तराखंड राज्य को अपनी सेवाएं दे रही है, चाहे वो किसी प्रकार की परिस्थितियाँ आएँ। और इस साल तो आपने देखा बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति रही है, बट हमारे जवान दिन रात 24 घंटे डटे हुए हैं और जनमानस की मदद कर रहे हैं। ये आपने जैसा देखा पिछले वर्ष के दौरान जिन अधिकारियों ने, जवानों ने ऑपरेशंस के दौरान या ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है, अलग हटके लीग से हटके उच्च कोटि का स्टैंडर्ड जो उन्होंने अख्तियार किया है, तो NDRF में ये परंपरा है कि उन लोगों को जो है सम्मानित किया जाता है। तो इसलिए उन अधिकारियों को, जवानों को उस अवसर पर जो है आज यहाँ पर पुरस्कृत किया।
त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है और इसी बीच साइबर ठग भी सक्रिय हो जाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फ्री गिफ्ट, भारी डिस्काउंट और नकली कैशबैक का लालच देकर यहां पर उनसे लूट की जाती है और यूजर जैसे ही किसी फेक लिंक पर क्लिक करते हैं, उनके फोन या कंप्यूटर से वो मालवेयर एक्टिव हो जाता है और जिसके चलते ठग आसानी से बैंक अकाउंट और निजी जानकारी तक पहुंच बना लेते हैं। ऐसे में साइबर पुलिस ने लोगों को ठगी से बचने के लिए एक आसान और असरदार फॉर्मूला बताया जिसका नाम पापा है। आपको बता दें कि इसमें पी का मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यानी कि किसी के साथ भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। ए का मतलब है अवॉइड, यानी कि संदिग्ध लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। पी का मतलब है पासवर्ड, यानी पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें। और ए से अवतार, मतलब सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक ना लगाकर कार्टून से बनी फोटोज लगाएं। पापा बेसिकली एक निमोनिक है। अगर हम पापा को बड़ा करें, PAPA मैं बोल रहा हूँ, पापा, पहला चीज़ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं मत शेयर करिए। दूसरी चीज़, अवॉइड प्रेसिंग एनी लिंक्स। तीसरा P है कि पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज करते रहिए। OTP और ये सारी चीज़ें नहीं शेयर करनी, ये भी उसी में आ गया। एंड यूज़ ऑफ एवटार्स। एवटार्स क्या है कि आपकी जैसे व्हाट्सएप पे आपने अपनी DP जो प्रोफाइल पिक्चर आदमी लगाता है, उसको अपनी प्रोफाइल पिक्चर ना लगाए, बल्कि कार्टून और ऐसे गिबली आर्ट्स और बहुत सारी आर्ट्स आजकल चल रही हैं जिसमें कि आप वैसे एवटार्स लग जाते हैं उसमें। हरिद्वार नगर निगम प्रशासन ने शहर के लघु व्यापारियों के लिए एक और अहम कदम उठाया, जहां भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियर स्थित तीसरे वेडिंग जोन में यहां अनुबंध की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने पहले चरण में 34 लाभार्थियों के साथ 21 बिंदुओं वाला अनुबंध करते हुए विक्रय प्रमाण पत्र और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है और नगर निगम जल्द ही इस वेडिंग जोन में बिजली, पानी और CCTV कैमरे जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष और नगर निगम फेरी समेत सदस्य संजय चोपड़ा ने बताया कि चरण के बाद अब यहां पर पंथदीप पार्किंग और भीमगोडा, खड़खड़ी और भूपतावाला में नई बस्ती और अपर रोड क्षेत्रों में लाइसेंस वितरित करने की प्रक्रिया जारी है। देखिए, बड़ा हर्ष का विषय है कि नगर आयुक्त द्वारा हमारी जो सेक्टर 2 बैरियल का जो हमारा बाजार है, तीसरा जो वेंडिंग जोन है, उसके अनुबंध आज हो गए हैं और शीघ्र ही जो हमारे जो लाभार्थी हैं उनको किराए की रसीद और जो भी हमारा लाइसेंस की प्रक्रिया है उसको भी उन्होंने डायरेक्शन दे दिया है कि वो पूरा किया जाए। और साथ ही कुछ हमारे उत्तरी हरिद्वार के हमारे लाइसेंस इशू हुए हैं, जिसमें हमारे पंदीप पार्किंग के साथी हैं और भीमगोड़ा के हैं, खड़खड़ी के हैं, हर की पौड़ी क्षेत्र के हैं, तमाम क्षेत्रों के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको अभी जो है चलती फिरती झिल्ली का लाइसेंस दिया गया है। सुलभ स्वच्छता पर्वतों की ओर अभियान के तहत हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जैसे ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में 3 दिवसीय क्लीन हिमालय स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसकी अगुवाई 11 सदस्यीय पर्यावरण प्रेमी दल ने की है, जिसमें राजीव रावत और सीवन भंडारी और नंदन सिंह प्रमुख सदस्य थे। वन विभाग और ADC भ्योंडार की मदद से यात्रा बेस कैंप घंघरिया से लेकर वैली ऑफ फ्लावर्स हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग में पसरे प्लास्टिक, कूड़ा, गार्बेज एकत्रित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।